देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम 10th का बोर्ड एग्ज़ाम जो होने वाला है 2025 को, उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, इसे समझेंगे। देखिए इससे पहले हम 2 और वीडियो बना चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 का, ये पार्ट 3 है। इसी प्रकार से जितना भी मेरे पास उपलब्ध है उन सभी का हम आंसर करेंगे और इस वीडियो में बताएंगे आपको। तो देखिए पार्ट 3 में हम बना रहे हैं, एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना है 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसके अंदर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो एक वृत्त ले लीजिए, पहले एक वृत्त बनाइए आप, ठीक है। सेंटर है ओ, ठीक है, सेंटर है ओ। अब इसके अंदर हम एक वर्ग बनाते हैं, क्या बनाते हैं, वर्ग। उसके अंदर, इसके अंदर जब हम एक वर्ग बनाएंगे तो पता है आप लोगों को कि वर्ग में सभी जो भुजाएं होती हैं वो समान होती हैं, सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। तो देखिए इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना है। तो देखिए दिया है, पहले जो दिया हुआ है वो लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल ये है हमारा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये होता है, पाई का मान 22/7 इंटू हमारे पास आर नहीं है तो आर स्क्वायर 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी 22/7 ना उधर चला जाएगा, इधर क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो इधर देगा भाग, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा। तो फिर इसको हम लोग पलट के लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 220 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 7/22। अब 22 से इसको कट कर दीजिए 10, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर आर इज इक्वल टू रूट अंडर 70 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा बाहर, ठीक है। तो अभी अंदर ही रखते हैं, देयरफॉर आर इज इक्वल टू रूट अंडर 70, ये हो गया सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा आ गया आर, त्रिज्या। तो त्रिज्या हमारी आ गई है। अब देखिए आगे हम इसको कैसे बनाएंगे। तो त्रिज्या है हमारे पास, ठीक है। अब इस सर्किल में देखिए ये जो हमारा वर्ग है, तो वर्ग में जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। सेंटर हमारा बीच में ही होना चाहिए। वर्ग में जो विकर्ण है ना, विकर्ण समद्विभाजित करते हैं एक दूसरे को, क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। बाइसेक्ट करना भी इसे कहते हैं, जो डायगोनल से बाइसेक्ट कर रहे हैं तो समद्विभाजित कर रहे हैं। तो ये जब समद्विभाजित कर रहे हैं तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। समझ रहे हैं इस चीज़ को, कि एक वृत्त है, उसके अंदर एक वर्ग है, स्क्वायर है। अब ये स्क्वायर जो है इसमें हम विकर्ण खींच दिए। विकर्ण क्यों खींचे, क्योंकि हमारे पास तरीका ही नहीं है कैसे हम निकालेंगे। तो जब विकर्ण खींचेंगे तो 1 2 3 4 समकोण त्रिभुज हमारे पास आ जाएंगे। जब 4 समकोण त्रिभुज आएंगे तो ये देख रहे हैं, इसमें से ये देखिए ओ, ये तो बीच वाला ओ है, ए बी सी डी। तो ए बी सी डी हमारा जो वर्ग है उसमें ओ हमारा सेंटर है, ओ यहाँ मिट गया है तो हम इधर लिख देते हैं साइड में कि ये ओ हमारा सेंटर है। तो कितने त्रिभुज हमारे पास मिल रहे हैं, देखिए त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज बी ओ सी, त्रिभुज सी ओ डी और त्रिभुज ए ओ डी मिल रहा है। तो ये सभी क्या है, समकोण त्रिभुज में। तो हमें किसी एक समकोण त्रिभुज से मतलब होना चाहिए, तो लिखेंगे त्रिभुज। अब त्रिभुज ए ओ डी में, ए ओ बी में चलते हैं, ए ओ बी में। तो ए ओ बी में आप जानते हैं समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ देखिए हमारा जो पी है वो पी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, और जो बी है वो भी वृत्त की त्रिज्या है। ए ओ और ओ बी दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ये दोनों, ये हमारा पी हो गया और ये हमारा बी हो गया, ये एच हो गया। अब एच को हम फाइंड करेंगे तो ये वर्ग की हो जाएगी भुजा, क्या हो जाएगी, वर्ग की भुजा हो जाएगी। तो चलिए एच को फाइंड करते हैं। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी भी हमारा क्या है, वृत्त की त्रिज्या। देख रहे हैं कि ये परिधि से लेकर केंद्र तक आ रही है, वही रेखा है।
तो वृत्त की त्रिज्या हमारी क्या है, √70 सेंटीमीटर। √70 सेंटीमीटर का करिए स्क्वायर प्लस √70 सेंटीमीटर का करिए स्क्वायर। तो √70 है तो रूट और स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएगा 70, और प्लस रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 70, यानी कि 70 140 सेंटीमीटर होगा। तो h हमारा कैसे निकलेगा, √140 सेंटीमीटर। तो ये स्क्वायर में चल रहा था ना, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो ये स्क्वायर अंदर होगा तो यहाँ लिखेंगे 140 सेंटीमीटर, अभी अंडर रूट। ठीक है, तो अब ये हमारा h निकल गया। तो h हमारा क्या है, वर्ग की भुजा है। देखिए h क्या है, वर्ग की भुजा है। अब यहाँ बनाते हैं वर्ग ABCD में, वर्ग ABCD में देखिए, तो वर्ग की भुजा हमारी क्या निकल गई, ये AB निकल गया। तो AB BC CD और AD वर्ग है, तो सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। तो वर्ग ABCD में हमारा क्या है, देखिए भुजा का मान कितना आ गया, भुजा इज इक्वल टू √140 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए पूछ रहा है वर्ग का क्षेत्रफल क्या है। तो आप सभी जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर, इसको A स्क्वायर भी कहते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल इज इक्वल टू, तो भुजा का मान है √140 सेंटीमीटर का कर दीजिए स्क्वायर। तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा और ये पूरा सेंटीमीटर उसके अंदर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 140 सेंटीमीटर, वर्ग का क्षेत्रफल 140 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर बार होगा सॉरी। तो 140 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा ऑप्शन भी सही होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं। अब अगला प्रश्न बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। तो आप इसको समझ रहे हैं कि एक वृत्त है, ठीक है, एक सर्किल है, उसमें एक स्क्वायर बना दिया। अब स्क्वायर का हमने किया डायगोनल से बाइसेक्ट, विकर्ण है, एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, और जब समद्विभाजित करेगा तो 4 समकोण बनेगा, 4 समकोण त्रिभुज बनेंगे। P भी वही है, B भी वही है, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, दोनों का बन कर दिए √70, क्योंकि R था हमारा √70। फिर निकल गया भुजा का मान 140, रूट में 140 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर के बाहर, रूट के बाहर था, यहाँ हम गलती से कर दिए। ठीक है, तो √140 ही था। तो वर्ग का क्षेत्रफल पूछा जा रहा था, भुजा स्क्वायर, तो ये हमारा बन गया। ठीक है, अब बनाते हैं 26 का। तो ये देखिए R त्रिज्या वाले वृत्त में कोई वृत्त है। ठीक है, देखिए मार्कर थोड़ा फिसलता है बोर्ड पर, तो ये हमारा वृत्त है। तो ये R त्रिज्या वाले वृत्त में, अब देखिए एक त्रिज्य खंड है, तो ये हमारा त्रिज्य खंड हो गया, मान लीजिए AB चाप है। तो इस चाप की लंबाई पूछी जा रही है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है 2πr × θ/360। ये इसका आंसर है। चलिए देखिए 27 का प्रश्न क्या है। देखिए जो 27 का प्रश्न है वो है 2x² + 5x - 12। ठीक है, तो इज इक्वल टू 0 लिखते हैं, क्योंकि इसका शून्यक हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका शून्यक हम कैसे ज्ञात करेंगे, अगर कोई द्विघाती बहुपद हो तो जो स्क्वायर वाले टर्म के साथ होता है उस संख्या को पहले लिखिए, जो स्क्वायर वाले टर्म के साथ है उसको लिखिए, और जहाँ पे कोई x या फिर कोई भी वेरिएबल, कोई भी चर नहीं है, जो अचर पद है जिसके साथ कोई x a b c कुछ नहीं, उसको लिखिए, उन दोनों को करिए मल्टीप्लाई, और इनका निकालिए अभाज्य गुणनखंड। देखिए 2 अब 12 का करिए, 2 दूनी 4 तिया 12। तो इनका जो अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे, इसी में से 2 संख्या मुझे ऐसी लेनी है जिनके बेस पे मुझे बीच वाले को तोड़ना है। ठीक है, तो बीच वाले को हम तोड़ेंगे तब ना, इसको 2 पार्ट करेंगे, एक पार्ट इसके साथ जाएगा और एक पार्ट उसके साथ जाएगा। तो देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में से अगर 3 को घटाएं तो 5 आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। तो इसको लिखिए 2x² + 8x - 3x - 12 = 0। तो इसी तरह से आपको बनाना है कि जो स्क्वायर वाले टर्म के साथ हो उसको लेना है एक संख्या, और जहाँ पे कुछ भी नहीं है, x a b c कुछ भी नहीं है, जो अचर पद है उसको लेना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद इसका अभाज्य गुणनखंड आपको इस तरह से निकालना है, तोड़ना है, या फिर आप LCM में भी तोड़ सकते हैं 24 लिखकर। तो अब देखिए एक टर्म इसके साथ जाएगा, तो 2x² प्लस देखिए 8x को लिख सकते हैं 2x गुना 4, ऐसे लिख सकते हैं 2x गुना 4, 2 चौके 8x - 3x -
अब 12 को लिख सकते हैं 3 गुना 4 इज इक्वल टू 0, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ भी 2x है और यहाँ भी 2x है। अब 2x को कर लीजिए बाहर, कॉमन ले लीजिए। अब यहाँ पे हमारा x बच जाएगा x प्लस 4, यहाँ से -3 बाहर लीजिए, ठीक है। ये नीचे केवल ऐसे ही दिया गया है, बटे नहीं है कुछ, तो इस 3 को बाहर ले लेंगे तो माइनस के साथ बाहर लेंगे, तो ये माइनस बाहर चला गया, तो यहाँ बच गया x और यहाँ बच गया +4, क्योंकि इसका भी माइनस बाहर है, इसका भी माइनस बाहर है, इज इक्वल टू 0। अब देखिए x प्लस 4 यहाँ भी है और x प्लस 4 यहाँ भी है, ये दोनों सेम चीज़ें हैं, तो इन दोनों को ले लीजिए कॉमन। तो अब यहाँ हमारा क्या बच जाएगा 2x, ठीक है, और यहाँ -3। अब इन दोनों को भी कर दीजिए ब्रैकेट में। अब हम निकाल लेंगे आराम से शून्यक, तो x प्लस 4 इज इक्वल टू जब 0 होगा तो x इज इक्वल टू -4 होगा, और 2x - 3 इज इक्वल टू जब 0 होगा तो 2x इज इक्वल टू होगा 0 + 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3। तो x का कितना वैल्यू हो गया, देखिए तो कितने शून्यक हो गए, शून्यक हमारे कौन कौन से हो गए, -4 और 3/2, ये दोनों हो गए हमारे शून्यक, ठीक है। तो किस प्रकार से निकालेंगे, जो x² के साथ गुणा रहेगा वो टर्म लेंगे, और जहाँ कुछ नहीं है अचर है वो टर्म लेंगे, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और उसी के बेसिस पे बीच वाले को तोड़ेंगे, और फिर बीच वाले को जब तोड़ेंगे उसी संख्या में 2 दूनी 4 दूनी 8 घटा 3 कर दिए 5 आ गया, उसी संख्या में तोड़ना है हमको, कुछ अपने मन से नहीं तोड़ना है। एक पार्ट इसके साथ जाएगा, एक पार्ट उसके साथ जाएगा, और फिर इन दोनों का जोड़ा बनेगा, फिर कॉमन लेंगे, फिर आ जाएगा इक्वल में, ठीक है। बनाते हैं अगला प्रश्न। देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है 4 - 3x का किस में लिखना है, 2 चरों वाले। तो आप सभी देख रहे हैं कि इसमें केवल एक चर है, तो इसका हम कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे, इसे 2 चर में कैसे लिखेंगे। 4 - 3x है, इसमें एक ही चर है, प्लस लिख सकते हैं 0 × y लिख देंगे, पर 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि वो 0 है, वो टर्म 0 है, यानी कि -3x + 0 × y + 4, इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 0 × y है, केवल देखने के लिए y है, कोई काम का नहीं है। देखिए 29 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, 29 नंबर का जो प्रश्न है, तो कह रहा है हल करें। एक इक्वेशन दिया गया है 2x + 3y = 11। अगला है 2x - 4y = -24, ठीक है, ये -24 है, इसको मानेंगे समीकरण 1 और इसको मानेंगे समीकरण 2। अब देखिए, अब क्या करेंगे, दिख रहा है आपको, हाँ। अब समीकरण 1 में से हम 2 को करेंगे माइनस, 1 में से 2 को करेंगे माइनस, तो लिखेंगे 2x + 3y, ठीक है, -2x - 4y। तो देखिए इस टर्म में ना, देखिए ये जो बायां साइड का, ये जो हमारा LHS है, ठीक है, LHS है, और ये हमारा RHS है, तो LHS घटेगा LHS में, RHS घटेगा RHS में, यानी कि बाएं साइड वाला बाएं साइड में घटेगा और दाएं साइड वाला दाएं साइड में घटेगा। तो ऊपर वाले टर्म में देखिए नीचे वाला टर्म घट रहा है, और = 11 - -24, ये 24 के साथ एक माइनस पहले से है, तो और ये एक और माइनस हो रहा है। चलिए डिसिम्प्लाइज दे दीजिए। चलिए अब इन सब का ब्रैकेट तोड़ते हैं, 2x + 3y - 2x, ये माइनस माइनस हो जाएगा +4y = 11, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 24, ठीक है। 2x में से 2x कैंसिल हो जाएगा, 3y और 4y दोनों जुड़ जाएगा, दोनों का कास्ट सेम है, देखिए हो जाएगा 7y, और ये देखिए 4 1 5 और 2 1 3, तो हमारा 7y = 35 हो रहा है, तो y = होगा 35/7, क्योंकि जो इधर गुना रहता है उधर जाके भाग में बदल जाता है, 7 × 5 = 35, तो y = हो गया हमारा 5। फर्स्ट आंसर तो हमारी ये हो गया। अब चाहिए हमको x की वैल्यू, केवल y का नहीं चलेगा, x का वैल्यू भी हमको चाहिए। तो x का वैल्यू निकालने के लिए देखिए किसी भी समीकरण में आप y का मान रखिए, x का वैल्यू खुद आ जाएगा। अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में जब y का मान हम रखते हैं तो देखिए 2x + 3y = 11 है, ठीक है, 2x + 3y = 11, ये हमारा इक्वेशन है। तो देखिए y का वैल्यू 5 है, तो देखिए 2 × x + 3 × y का मान है 5 = 11। अब देखिए 2x प्लस, देखिए 5 दिया 15 = 11। अब यहाँ आ जाता है 2x = 11 - 15। अब ये 15 जाके उधर घट जाएगा, देखिए जब बराबर के इधर से उधर ले जाते हैं, देखिए प्लस अगर उधर जाएगा, अगर बीच में बराबर है तो उधर बन जाएगा माइनस में, दिख रहा है,
प्लस अगर उधर जाएगा तो माइनस होगा, माइनस अगर उधर जाएगा तो प्लस होगा। बराबर किधर, भाग अगर जाएगा तो गुना बन जाएगा, और गुना अगर जाएगा तो भाग बन जाएगा। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। सॉरी, तो देखिए 2x इज इक्वल टू हो गया 11 माइनस 15। अब 2x इज इक्वल टू -4, देयरफॉर x इज इक्वल टू -4/2, 2 से कट गया, x इज इक्वल टू -2 हो गया। ये हमारा वैल्यू आ गया। तो आंसर क्या है, x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 5। ये हो गया हमारा उत्तर। तो देखिए इसको हम लोग कैसे हल किए, समीकरण 1 माने, समीकरण 2 माने, समीकरण 1 घटा 2 किए। इस ऊपर के टर्म में ये टर्म घट गया और उधर के टर्म में वो टर्म घट गया। उसके बाद जो आया हमें एक चीज़ का वैल्यू मिला, एक चीज़ का, तो उस चीज़ का वैल्यू हम किसी भी समीकरण में रखेंगे तो उसका जो साथी होगा x, वो भी खुद ही आ गया। चलिए अब बनाते हैं अगला प्रश्न। देखिए बच्चों, ये हमारे पास जो प्रश्न दिया गया, तो समीकरण 2 समीकरण दिया गया है। तो इसका जो देखिए, इसको हम पहले लिखेंगे, दिया है तो ये 2 समीकरण है। पूछ रहा है कि k का क्या वैल्यू रखें, क्या मान रखें कि इस समीकरण का अनंत हल हो जाए, अनगिनत हल हो जाए, इनफाइनाइट हल हो जाए। तो दिया है, सबसे पहले हम क्या दिया वो लिखते हैं, 4x + ky। अब इस 6 को इधर कर लीजिए, -6 इज इक्वल टू 0। 2x - 4y, अब इस 3 को इधर कर लीजिए, -3 इज इक्वल टू 0। क्यों किए, अब ये देखिए, तो समीकरण जो होता है ना, a1x + b1y + c1 इज इक्वल टू 0, पहला समीकरण। तो नहीं भी लिख सकते हैं, 1 1 दिया हुआ, a2x + b2y + c2 इज इक्वल टू 0। तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 यदि है, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है, तो इस समीकरण के अनंत हल होंगे। इस समीकरण के कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे। तो इसी को हमें चेक करना है कि क्या बैठाएं कि अनंत हल हो जाए। अब देखिए जो जो दिया है, देखिए पहला समीकरण में क्या दिया है, a1 का मान 4/a2 का मान 2 इज इक्वल टू a1 का मान b1 का मान k/b2 का मान -4 इज इक्वल टू c1 का मान -6 और c2 का मान -3। ठीक है, अब देखिए 2 दूनी 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6 हो गया। अब सोच के देखिए, जब इधर 2 है, इधर 2 है, तो बीच में क्या रखें, यदि 8 रखें, यदि k बराबर 8 रखें तो 4 दूनी 8 तो आराम से हो जाएगा। लेकिन यहाँ माइनस है, इसलिए यहाँ भी हमको माइनस देना होगा। ठीक है, ताकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाए। तो हम क्या वैल्यू रखें, तब ना होगा 2 बराबर 2 बराबर 2। यही तो हमको चाहिए, तब ना अनंत हल होगा। तो हमको क्या चाहिए, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो जब सबको हम इक्वल करेंगे तो इसका मान 2 आ रहा है, इसका मान 2 आ रहा है, तो इसका मान क्या आना चाहिए, इसका भी 2 आना चाहिए। तो 2 आने के लिए इधर 8 लगा दिए। पर यहाँ नीचे माइनस था, पर किसी में माइनस नहीं है, तो इसको भी माइनस नहीं चाहिए, तो ऊपर एक और माइनस दे दिए, दोनों कट के हो गया प्लस। तो k का मान हमने क्या रखा, -8। चलिए यही हमारा आंसर है। तो k के किस मान के लिए, k का मान यदि -8 हुआ, k का मान यदि -8 हुआ तो इस समीकरण के अनंत हल होंगे। ठीक है, इनफाइनाइट हल होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, या फिर लिखिए अनंत हल होंगे, अनगिनत हल होंगे, जैसे लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, ये जो प्रश्न है हमारा, क्या कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, एक वृत्त बनाइए, एक वृत्त बनाइए। ठीक है, आप अच्छे से बनाएं, परकाल से, बीच में दीजिए सेंटर। ठीक, तो अब इसकी त्रिज्या कितनी, 12 सेंटीमीटर। मान लीजिए ए है,
चलिए तो देखिए, इसको मान लीजिए कि ये एक वृत्त है, उसमें क्या है, हमको चाप की लंबाई दी गई है। तो चाप की लंबाई दी गई है तो चाप भी थोड़ा अच्छा सा बनना चाहिए था। तो ए भी एक चाप है, इसकी हमारे पास लंबाई दी गई है 10 पाई। तो देखिए क्या क्या दिया है, पहले वो लिखते हैं। आर बराबर 12 सेंटीमीटर और चाप की लंबाई दी गई है 10 पाई सेंटीमीटर। तो चाप की लंबाई का जो सूत्र होता है बच्चों, तो चाप की लंबाई का सूत्र होता है 2 पाई आर इंटू थीटा बटे 360 डिग्री। तो चाप की लंबाई हमारे पास दी गई है 10 पाई सेंटीमीटर, तो हम इसके स्थान पर ये वैल्यू रख देंगे 10 पाई सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू पाई। पाई को नहीं तोड़ते, इधर भी एक पाई है, पाई पाई कट जाए। आर की वैल्यू देखिए 12 सेंटीमीटर है ना, 12 सेंटीमीटर इंटू थीटा बटे 360 डिग्री। अब देखिए इस पूरे टर्म को ना हम इधर ले आएंगे, भाग दे देंगे किस में, 10 पाई सेंटीमीटर। क्यों दे देंगे, क्योंकि हमको थीटा की वैल्यू चाहिए, हमको सिर्फ थीटा चाहिए। इस पूरे टर्म को इधर ले आइए, भाग दे दीजिए 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर तो कैंसिल हो जाएगा, पाई भी कट जाएगा, इज इक्वल टू थीटा बटे 360 डिग्री। दिख रहा है, तो इसको हम बना रहे हैं, ठीक है। तो पाई सेंटीमीटर कट गया। चलिए 10 बटे बच गया 2 गुना 12 इज इक्वल टू थीटा बटे 360 डिग्री। अब 2 पंचे 10, 5 बार में कट, तो थीटा इज इक्वल टू, हमको चाहिए क्या, थीटा का मान चाहिए। किसका थीटा, जो चाप है ना, वो चाप एंगल पे यहाँ पे केंद्र पे कुछ बना रहा है कोण, उसको हम थीटा बोल रहे हैं। तो थीटा का मान पूछा है कि अगर चाप की लंबाई इतनी है और त्रिज्या इतनी है, तो आप ये बताइए कि वो जो चाप है वो केंद्र पर कितने का कोण बना रहा है, कितने का एंगल बना रहा है, वही तो हमें निकालना है। तो थीटा इज इक्वल टू 5/12, ये 360 डिग्री इसमें भाग दे रहा है तो उधर जाके गुना करेगा, 12 या 36, 30 बार में कट, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 150 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 150 डिग्री, ये हमारा आंसर आ गया। बहुत फिसलता है मार्कर। चलो तो इसको हम लोग इस तरह से समझिए, इस तरह से कि एक सर्किल है, एक वृत्त है, ठीक है, उसमें एक चाप की लंबाई दी गई है ए ओ बी, जो हमारा आर्क है। चलिए ए ओ बी नहीं, ए बी, ए ओ बी तो हमारा कोण हो जाएगा, ए बी जो हमारा चाप है, आर्क भी कहते हैं इसको। इसकी लंबाई दी गई थी, त्रिज्या यानी रेडियस दी गई थी। तो हम इस थीटा का वैल्यू निकाल रहे हैं। कैसे निकालें, चाप की लंबाई के सूत्र के बेसिस पे। इस सूत्र पे चले, ये वैल्यू रखे और यहाँ पे कैलकुलेशन किए, थीटा की वैल्यू आ गई। चलिए अब अगला प्रश्न बनाते हैं। देखिए बच्चों, एक तार है, ठीक है, एक तार है, एक ए बी तार ले लिया, ठीक है। प्रश्न को पहले समझिए। एक तार को 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता है। तो ये जो तार है, जितनी लंबाई इसकी है उसी से बना दिया एक वृत्त, ठीक है। यही तार को मोड़ के, ठीक है, इसी से बना दिया वृत्त। उसकी जो त्रिज्या हो गई 28 सेंटीमीटर। तो देखिए, तो इस वृत्त की हम परिधि निकालेंगे, वृत्त की परिधि निकालेंगे। तो जब परिधि निकालेंगे ना, तो ये तार कितना लंबा है ये पता चल जाएगा, क्योंकि इसी तार को ऐसे घुमा के मोड़ के बना दिया, एक सर्कल, एक छल्ला बना दिया, एक वृत्त बना दिया। तो वृत्त की परिधि निकालिए, क्या होती है, 2 पाई आर होती है ना। तो वृत्त की परिधि जब 2 पाई आर होता है, 2 गुना 22/7 और गुना देखिए त्रिज्या है 28 सेंटीमीटर, 7 चौके 28 हो जाएगा। देखिए 22 दूनी 44 और 44 को क्या होता है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 चौकी, 8 दूनी 16 17, 176 सेंटीमीटर। तो देखिए तार की लंबाई कितना निकल गई, 176 सेंटीमीटर। कैसे निकल गई, क्योंकि यही तार को मोड़ के बना दिया है वृत्त। तो वृत्त का जो परिधि होगी ना, जो चारों तरफ की लंबाई होती है, तो वही ना परिधि होती है, वही तार से ना बना है। जितना लंबा तार रहेगा उतना ही ना लंबा रहेगा वृत्त का, जो किनारा होगा उतना ही लंबा रहेगा। तो वृत्त की परिधि ये निकल गई, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि यही तार को अभी फिर सीधा करके, तार को एकदम सीधा करके एक वर्ग बना दिया। क्या बना दिया, एक वर्ग के रूप में। तो एक तार को 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता है, फिर यह पुनः एक वर्ग के रूप में मोड़ दिया जाता है। तो वर्ग की भुजा निकालिए। तो वर्ग की क्या कह रहा है, भुजा निकालिए। अभी इसको एक वर्ग बना दिया, वही तार को क्या बना दिया, एक वर्ग बना दिया। चलिए ABCD मान लीजिए एक वर्ग है। तो देखिए वही तार से क्या किया, एक तार था लंबा ऐसा, ठीक है, उसको गोल गोल छल्ला बना दिया वृत्त। अब वृत्त के निकाल दिए परिधि। काहे निकाल दिए, कि ये जो पूरे तार, जिस तार से बना है उसका लंबाई तो हमको पता ही नहीं था। तो जब हम वृत्त की परिधि निकाल दी तो वही तार कितना लंबा है पता चल गया ना,
क्योंकि यही तार को मोड़ के बना दिया वृत्त, ठीक है। तो वही, चाहे आप उसको वृत्त बनाइए चाहे कुछ भी बनाइए, तार तो उतना ही लंबा रहेगा। तो यानी कि परिधि सेम रहेगी, इसकी लंबाई और इसकी परिधि और इसकी परिधि सेम। अब देखिए, अब निकालिए क्या, अब देखिए, तो जब इतना लंबा तार हमारे पास है तो वही लंबाई से वृत्त भी बन गया, फिर उसको सीधा कर लिए, वर्ग बना दिए, तो उससे लंबाई में तो कोई अंतर नहीं हो रहा है, तार तो उतना ही लंबा है। चाहे आप उसको गोल जैसा मोड़िए चाहे चौकोर मोड़िए, तार तो उतना ही लंबा है। तो परिधि क्या हो जाएगी, परिधि हमारी वही रहेगी, किसकी परिधि, वर्ग की परिधि, क्योंकि तार उतना ही लंबा रहेगा, तार की लंबाई नहीं घटेगी। चाहे आप उसको वृत्त बनाइए चाहे चतुर्भुज बनाइए, तो तार की लंबाई उतनी रहेगी। अब देखिए वर्ग की परिधि, अब निकालेंगे वर्ग की परिधि। तो कैसे निकालेंगे, निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो मेरे पास दिया ही हुआ है 176 सेंटीमीटर। कैसे, कि वही तार से इसको भी बना रहे इसको भी बना रहे, पर तार की लंबाई परिवर्तन नहीं हो रही। देखिए बता रहा है कि लंबाई का परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो वर्ग की परिधि का सूत्र क्या होता है, 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा बराबर 176 सेंटीमीटर, ठीक है। 7 बढ़िया दिख नहीं रहा होगा, तो 4 गुना भुजा कर रहे हैं ना, तो हमको चाहिए भुजा 176 सेंटीमीटर, 176 सेंटीमीटर। अब हमको भुजा चाहिए, तो इस 4 को हम ना क्या करेंगे, उधर ले जाएंगे, 4 इधर भाग दे देगा। क्यों भाग देगा, क्योंकि इधर ये गुणा कर रहा था, तो जब उधर जाएगा तो भाग देगा। अब 4 से काटिए, 4 चौक 16 और 4 चौक 16, 44 सेंटीमीटर, यही मुझे चाहिए था। तो वर्ग की भुजा क्या हो गई, 44 सेंटीमीटर हो गई। कैसे हो गई, क्योंकि एक तार लिया था, एक तार लिया था, ये भी इस तार को गोल गोल घुमा के वृत्त बना दिया, तो तार की लंबाई तो वही रह गई। तो मेरे पास क्या था कि त्रिज्या थी, तो त्रिज्या के आधार पर हम इस वृत्त की परिधि निकाल ली कि भाई चारों ओर से इसका लंबाई कितना है। तो वही लंबाई तार का भी था, क्या तार को आप चाहे वृत्त बनाइए चाहे कुछ भी बनाइए, तार तो उतना ही लंबा रहेगा। और उतना ही तार की लंबाई से क्या किया, वही तार से वर्ग बना दिया। तो वर्ग बनाने से उस लंबाई में तो अंतर नहीं हो रहा था, तो हमने परिधि का मान वही रख दिया कि भाई तार की लंबाई जितनी है ना वही परिधि है। तो 4 गुना भुजा बराबर होता है, इसको 4a भी कहते हैं, 4 इंटू ए भी कहते हैं एक साइड, तो 4 इंटू ए भी कह सकते हैं आप इसको। 4 गुना भुजा, तो भुजा हमको चाहिए था, 4 गुना हो रहा था, इधर भाग दे दिए, 44 सेंटीमीटर। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें प्लीज़, और अगर कहीं कोई गलती नज़र आए तो कमेंट में बताएं। ठीक है, धन्यवाद।